हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हियर इज़ अनदर वीडियो लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सारे के सारे फीचर्स इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स तो आपको पता ही है, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत, जो कि एक मैं बोलती हूँ बहुत ही ऑथेंटिक बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो जो कंटेंट है वो आपको 100% करेक्ट और वैल्यूएबल मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिटन है, एक अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम एग्जांपल ले, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर एज जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, मगर इंडिया का क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, देखो एज ए सोवरेन नेशन की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बात करते हैं, तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर हम एक नेशन की बात करते हैं, मगर अगर हम देखें पूरी दुनिया में एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ठीक है, तो यूएसए में एक स्टेट है। ठीक है, यूएसए की एक स्टेट है, दैट इज़ अलबामा। इसका सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये मगर अलबामा एक स्टेट है यूएसए में, एक नेशन नहीं है। ठीक है, मगर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर हम एज सच स्टेट को भी लगा के अगर हम देखें, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में किसका है? फिर अलबामा का है। ठीक है, तो उस तौर पे जो है सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, अगर हम नेशन वाइज देखें, एक सोवरेन नेशन की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात करते हैं, तो वो इंडिया का नाम आता है कि सबसे लंबा एक कंट्री, किसी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडिया का है। ठीक है, एज सच अगर हम स्टेट की बात करें, देखो यूएसए में क्या होता है, हर एक स्टेट का क्या होता है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो उस हिसाब से वर्क करती हैं। जो उनका अमेरिका का जो सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ सेंटर के लिए ही होता है, वो उनकी स्टेट्स पे लागू नहीं होता है। ठीक है, उनकी स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उनकी सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वेयर एज इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज ए नेशन इंडिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है अबाउट 1,45,000 वर्ड्स का, वेयर एज ये सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अलबामा इन द वर्ल्ड। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो रिवाइंड करके वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो पहला फीचर हमारा क्या आ जाता है? मेरे साथ बोलिए, यहीं पे लर्न करना है। ठीक है, 50 to 80%, 60 to 80% हम यहीं पे इसको लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करेंगे इसी को। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल लेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अनरिटन की लेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एज ए नेशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट है, मगर हम स्टेट वाइज भी अगर लगा के देखें तो अलबामा एक स्टेट है यूएसए में, उसका सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, ओरिजिनली जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मैं आपको सारी बातें पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस तरह से उन कमेटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा किसी भी एग्जाम में, आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, तो ओरिजिनली 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें एक प्रीएम्बल था, जो मैं आपको वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। क्या थे? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, मगर अगर अभी की हम बात करें तो 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स में 3 और पार्ट जुड़ गए हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं, और 8 शेड्यूल जो पहले थे अब इसमें 4 और ऐड हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी कितने हैं? 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। पहले कितने थे? 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस वजह से बना, ठीक है। तो वो हम फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिफेंटाइज साइज़ का हुआ, मतलब एक गेंट साइज़ का हुआ, इतना बड़ा साइज़ हुआ। तो कौन कौन से वो 4 फैक्टर है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो जिसने कंट्रीब्यूट किया है द लेंथीएस्ट साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इज वास्टनेस ऑफ अ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इंडिया हमारे अगर एरिया वाइज करें तो पूरी वर्ल्ड में 7 प्लेस पे आता है, और पॉपुलेशन वाइज बोले तो 2nd प्लेस पे आता है, ठीक है, आफ्टर चाइना। मगर अभी बोला जा रहा है कि 2023 में ही इंडिया चाइना को क्रॉस करके सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, ओके। सो इसकी ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, उस वजह से हर एक चीज़ को, ठीक है, इसमें हर समुदाय के पीपल रहते हैं, चाहे वो क्या हो, ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, सिख हो, ठीक है, सारे समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, और उन सभी समुदाय को यहाँ पे कवर किया जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है, सबके लिए प्रोविज़न है। तो उसी वजह से भी हमारा जो जोग्राफिकल जो फैक्टर है उसने भी हमारे जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको योगदान दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, जोग्राफिकल फैक्टर है। सेकेंड पॉइंट आता है हिस्टोरिकल फैक्टर, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पीछे जो मेन एक्ट था, ठीक है, ब्रिटिश का जो मेन एक्ट था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। यही मेन एक्ट था जिसने जो कंट्रीब्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनने को, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्ट जो 1935 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये इटसेल्फ वेरी बल्कि था। ये जितने भी एक्ट आए उन सब में लेंथीएस्ट जो एक्ट रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। वो खुद में ही इतना बड़ा था कि फिर जो उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया गया, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मोर देन हाफ ऑफ जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ड्राइव किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लंबा है, ठीक है। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया। तीसरी बात हम करते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। तो हमने अमेरिका में देखा कि सेंट्रल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो है इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वेरएज एक स्टेट का जो है वो है लंबा, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने अलग अलग स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन है वही पूरी स्टेट्स को क्या करेगा, गवर्न करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इतनी स्टेट्स हैं हमारी, ठीक है, इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सब के लिए भी प्रोविज़न है अलग अलग तरीके से। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने से वजह से भी ये लेंथीएस्ट है, ओके। तो थर्ड फैक्टर हो गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कौन सा हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर, थर्ड इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ इज डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉयर्स, ठीक है, जो कानून को जानते थे, लॉयर्स जो थे, उनका जो डोमिनेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ज़्यादा था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो लीगल जो लैंग्वेज होती है एज सच वो बहुत लेंदी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी हुआ, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मेरे साथ बोलो आप कौन कौन से थे। एक ज्योग्राफिकल फैक्टर आ गया, हिस्टोरिकल फैक्टर आ गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और फोर्थ वाला कौन सा आ गया, लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं उनकी डोमिनेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आ गई, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए हमारा, और फर्स्ट फीचर जो है वो कवर हो गया, दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं तो आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बहुत सारे सोर्सेज से डिराइव किया गया है, ठीक है। सो वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो हमने सोर्स पकड़ा जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक उससे आइडेंटिकल है और उससे डिराइव्ड है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन कौन से सोर्स से डिराइव किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहले इससे ये ड्राइव किया गया। फिर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है कि
बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमने फ्रेम किया है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है, उसकी सारी अच्छी बातें, ठीक है, रैंसैकिंग हो गया छानना एक टाइप का, ठीक है, जैसे फिल्टर करना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे BR अम्बेडकर हैं, ठीक है, जो मेन पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, तो उन्होंने बोला कि हमने पूरे जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई हैं और उसको बनाया है, ठीक है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को छान के इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव हुआ है। अब जो स्ट्रक्चरल पार्ट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहाँ से डिराइव हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव हुआ है। अब बात आते हैं फिलोसफिकल पार्ट, ठीक है। फिलोसफिकल पार्ट आ जाएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से डिराइव किए हैं, अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं और DPSP हमारे इरिश आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। और थर्ड जो आता है हमारा पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है। अब देखो हमारे जो हमारा गवर्नमेंट चलती थी, ठीक है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो चलती थी, तो हमने जो ब्रिटिश की जैसी गवर्नमेंट थी उसके अंडर हमने बहुत देर तक काम किया है। तो इंडियन जो है वो यूज्ड टू हो गए थे ब्रिटिश की जिस तरह की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनका जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट चलाने का, तो वो ही अडॉप्ट कर ले। तो पॉलिटिकल पार्ट उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किया है, ठीक है। आदो पूरा सिमिलर नहीं है, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, मगर जो डिराइव हुआ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव हुआ है, बिकॉज इंडियंस वर यूज्ड टू दैट सिस्टम, ठीक है। तो उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ईजिली वे में उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कैबिनेट कैसी होगी, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा क्योंकि जो हमारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर हो गया हमारा लोकसभा है, इनके बीच में कैसे रिलेशन होगा और किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले हमने स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ा, फिलोसफिकल पार्ट पढ़ा, फिर पॉलिटिकल पार्ट पढ़ा। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वही बात मैंने बोली कि जो प्रोफाउंड मटेरियल सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, नन अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक है। चाहे वो फेडरल स्कीम हो, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन और मोस्ट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो इस एक्ट से ही हमने ऑब्टेन की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, मोर देन हाफ ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू द एक्ट ऑफ 9। सो थर्ड जो फीचर हमारा आ जाता है दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल लेते हैं कि वो उसको जो अमेंड करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अभी तक आई थिंक 26 to 27 अमेंडमेंट ही हुई है इतने सालों में, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। वेरस जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉज हैं, ऑर्डिनरी लॉज, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जा सकता है जैसे कि हम एक साधारण लॉ बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वेरस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये दोनों ही एक्सट्रीम लेवल हो गए, रिजिड और मोर फ्लेक्सिबल, ये दोनों ही एक्सट्रीम लेवल हो गए। तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला कि हम बीच का रास्ता चुनेंगे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही इतना रिजिड होगा कि वो अमेंड ही ना हो सके और ना ही इतना फ्लेक्सिबल होगा कि ऑर्डिनरी लॉ की तरह उसको अमेंड किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ बोथ है कि हमारा इतना रिजिड भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 368 की। आर्टिकल 368 जो प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो आर्टिकल 368 टॉक अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। टाइप 1 की अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं, आराम से सुनिएगा। ये बोलता है कि जितने भी लोग, अगर लोकसभा की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि जितने भी लोग अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को करने जा रहे हैं उस मीटिंग में प्रेजेंट है लोकसभा में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोकसभा लेके चल रहे हैं, तो जितने भी लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट है उसका 2/3
जो होगा 2/3 मेंबर्स होंगे वो उस बिल के फेवर में होने चाहिए, वो उस अमेंडमेंट के फेवर में होने चाहिए, ठीक है। जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 उसके फेवर में होना चाहिए, प्लस कि जो ये 2/3 मेजोरिटी है उसका कम से कम, ये जो 2/3 मेजोरिटी आया ये कम से कम 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी टोटल मेंबरशिप है ना हाउस की उसका 50% होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये लोकसभा में हमारे टोटल मेंबर कितने हैं, 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन हम यहाँ पर लेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। और हम लेते हैं एग्जांपल कि 300 मेंबर्स जो हैं उस समय क्या है, प्रेजेंट है। 545 में से लोकसभा में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस समय, उस मीटिंग के दौरान 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका 2/3, ठीक है, 2/3 होना चाहिए, ठीक है, जो उस बिल के फेवर में हो 2/3 होना चाहिए। इसका हम 2/3 अगर हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो 2/3 कितना आया, 300 का कितना आया, इसका है 200, ठीक है, 200 आया, एक सेकेंड, 200 आया इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला कि 2/3 जो इसका आया ना वो 50% ऑफ द टोटल जितनी मेंबरशिप है उतनी होना चाहिए। अब टोटल मेंबरशिप कितनी है हमारे पास, 545 है, क्या 200 इसका 50% है नहीं है, तो इसका 50% कितना आएगा, समथिंग 272.5 आएगा, ठीक है। अबाउट 273 मेंबर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने मेंबर्स होने चाहिए, इसका जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 लगा के, ठीक है। तो ये तो इससे कम है तो बिल वो पास नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा हम केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे मेंबर्स 545 ही हैं टोटल और उसमें से 480 आए हुए हैं, कितने प्रेजेंट है हमारे, 480 लोग आए हुए हैं। अब इसका हम 2/3 लेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3 अगर हम लेंगे ये तो ये आएगा 320 मेंबर्स, ठीक है, 320 मेंबर्स, और इसका 50% कितना था, अबाउट 273 मेंबर्स। तो ये क्या है, 50% से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये 2/3 आया, ये 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है। सो टाइप 1 में यही आता है, सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी है, जो हमने अभी बात की ना, तो स्पेशल मेजोरिटी थी ये, ठीक है। जो अभी हमने बात की वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर था कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3, और जो 2/3 आया है वो कम से कम 50% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी थी जो आर्टिकल 368 के अंदर आई, ये टाइप 1 थी उसकी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है बी पार्ट इसका, टाइप 2 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ही डिस्कस की, वो मैं भूल गई थी बताना आपको, स्पेशल मेजोरिटी की ही बात हो रही है। तो टाइप 2 में जो स्पेशल मेजोरिटी आएगी उसमें क्या बोला है कि जो टाइप 1 की कंडीशंस है ना उसको प्लस टाइप 1 की जो भी हमने कंडीशन पढ़ी प्लस उसके साथ 50% ऑफ द स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो उसके फेवर में होना चाहिए, ठीक है। टाइप 1 की जो कंडीशंस हैं, टाइप 1 ऑफ द, एक सेकेंड, ठीक है, जो हमने आर्टिकल 360 का टाइप 1 में जो स्पेशल मेजोरिटी पड़ी प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल के फेवर में होना चाहिए तभी वो अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। पहले में हमने 2/3 मेजोरिटी देखा और वो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। सेकंड जो अमेंडमेंट है स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल मेजोरिटी है, तो उसमें क्या है कि टाइप 1 की जो कंडीशन है उसके साथ साथ हमारा जो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स है, जितना भी 50% जो टोटल स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो उनका भी सहमति होनी चाहिए तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये तो हो गया ना रिजिड टाइप, थोड़ा रिजिडिटी हो गया क्योंकि उनका भी हमें अप्रूवल लेना है और फिर फॉर जितनी भी स्टेट्स हैं उनका भी जो हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर है वो उस अमेंडमेंट के फेवर में होना चाहिए तभी अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये आ गया स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 जहाँ पे हमने 2 टाइप्स यहाँ पे कवर कर ली। अब यहाँ पे बात आती है कि सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दीज अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अब कुछ जो प्रोविजन है वो सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड किए जा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी फॉर एग्जाम्पल
सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा कि अगर 100 मेंबर्स है उसमें से अगर 51 मेंबर्स किसी चीज़ के लिए वोट कर देते हैं, अमेंडमेंट के लिए वोट कर सकते हैं, वो आ गई सिंपल मेजॉरिटी और वो अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसमें इतना नहीं होगा कि 2/3 चाहिए, फिर 50% स्टेट का भी चाहिए, तो उसमें ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको ये समझा पाई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो आप रिवाइंड कर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, दिस इज द फोर्थ फीचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, फीचर्स ऑफ द फेडरेशन है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज ए यूनिटरी भी एक्ट करता है और फेडरेशन भी एक्ट करता है। ठीक है, तो फेडरेशन जो वर्ड है वो एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन की फीचर्स हैं। ठीक है, तो फेडरेशन होता क्या है, बेसिकली डिवीजन ऑफ द पावर्स। ठीक है, जो लोअर लेवल है, जैसे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारे लोकल लेवल पे है ना, जो पावर्स दी जाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, तो वो हो गया फेडरेशन। अब यूनिटरी लेवल में क्या होगा कि सेंटर मोर पावरफुल है। ठीक है, तो हमारा क्या है, सेंटर भी पावरफुल है और हमारे स्टेट्स को भी और लोकल बॉडीज़ को भी अपनी अपनी पावर्स है। ठीक है, तो ये हो गया फेडरेशन। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं। जैसे 2 गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट लेवल पे, सेंट्रल, अब तो 3 टायर गवर्नमेंट हो गया, लोकल लेवल भी गवर्नमेंट हो गई है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है वो है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ठीक है, तो हमारे बाइकैमरलिज्म है और स्टेट में भी, हमारे कुछ स्टेट्स में भी हमारे क्या है, 2 हाउसेज हैं। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था। ठीक है, अभी नहीं है, अब सिर्फ क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही बची है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, बता सकता है मुझे कोई? 1-2 बता दो। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, 2 जो हैं हाउसेस हैं, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर है और स्टेट काउंसिल है। तो वो है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो और भी हैं। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इनमें 2 हाउसेस वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिटरी या नॉन फेडरल जो फीचर्स आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अपने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे देश को क्या कहता है, गवर्न करता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो उनके पास स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और जो सेंटर की सिटीजनशिप है वो अलग से होती है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ इंडियन है, हम किसी स्टेट के नहीं है, किसी समुदाय के नहीं है, हम इंडियंस हैं। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, आप इंडियन हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एक टॉप लेवल पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर हमारे लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेटेड रहते हैं हमारे, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालेगा तो वो सब जो कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं वो मानेंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर जो है वो स्टेट में गवर्नर भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो जो स्टेट वर्क कर रही हैं उस पर अपनी नज़र रखते हैं। ऑल इंडियन सर्विसेज हैं और इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, तो ये सब यूनिटरी फीचर आ जाते हैं और फेडरेशन के तो हमने पढ़ ही लिए। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर हमारा आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंडिया का जो सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम की तरह है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह है। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है इसको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वेस्टमिनिस्टर है ना, ये एक लंदन में एक स्पेस है,
क्या है प्लेस है, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर क्या है, लंदन में एक प्लेस है जहाँ पे जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, तो इसलिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मगर जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रिटेन के जैसा नहीं है, यहाँ पे वेरियस मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ बना देती है तो वो होके ही रहेगा, ठीक है। तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वहाँ पे ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम है, मगर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। सम डिफरेंसेस है बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पैटर्न के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन बॉडी, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है, वो कर सकती है, मगर इंडियन की जो स्टेट है वो ऐसी, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो ऐसी नहीं है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश में जो हमारा हेड होता है, ठीक है, जो हमारा हेड होता है वो हेरिडेटरी हेड होता है, मोनार्की वहाँ पे चलती है, ठीक है। वहाँ का जो हेड होता है वो कोई पर्सन चुनता नहीं है, उसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होती है, रादर देन जो भी उनके जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं, जो शाही ख़ानदान हैं, उनके ही आगे बेटियां जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस समय वो हेड है इंग्लैंड की, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मगर हमारे इंडिया में जो हेड है वो इलेक्ट होके आता है, ठीक है। अभी तो हमारे प्रेसिडेंट चुनेंगे, ठीक है, तो वो इलेक्शन होती है, ऑल्दो हम वोटिंग वहाँ पे नहीं करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं, जो कि लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, वो ही प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेड है, इसलिए हम रिपब्लिक कहलाते हैं, बिकॉज हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है, वाइल द ब्रिटिश का जो हेड है वो हेरिडेटरी हेड है, वहाँ पे उसकी इलेक्शन के लिए कोई भी वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होती है, जो भी उनके परिवार का है वो चुन लिया जाता है एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात का आती है हमारी सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट सोवरेन भी है कि वो लॉ बना भी सकती है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, तो किस तरह से है ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल की सुप्रीमेसी वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। और जुडिशियल सिस्टम की जो सुप्रीमेसी है वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से ली है, बिकॉज जो अमेरिका का जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ों को लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट है ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल दो इट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ब्रिटेन में ऐसी कोई पावर नहीं है उनकी जुडिशरी के पास, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बना देती है तो जो उनके जो कोर्ट्स हैं वो वहाँ पे उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसा कानून बनाती है हमारी पार्लियामेंट कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो एक फंक्शन है, एक प्रिंसिपल है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, तो उससे वो अनकॉन्स्टिट्यूशन करा के उस लॉ को रद्द कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। वेयर एज पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वो लॉ को क्या कर सकते हैं, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन करार करके जो लॉ बनाया है उसको वो डिमोलिश कर सकते हैं। मगर पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर, ठीक है। मगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है कि जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो इनके बीच में बैलेंस है, हमारे जुडिशरी सिस्टम के बीच में और जो हमारी पार्लियामेंट है उसके बीच में बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सबसे सुप्रीम है या ये सबसे सुप्रीम है, ऐसा नहीं है हमारे सिस्टम में। अब बात आती है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारे कोर्ट्स जो है वो इंटीग्रेटेड भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। किस तरह से हैं हम देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में आता है अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, और गारंटियर है ये फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है,
उसको उसकी अपील हम कहाँ लेके जाएंगे, तो उसकी अपील हम कोर्ट के पास लेके जाएंगे, क्योंकि गारंटियर ऑफ द कोर्ट, गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ही मैं आपको बताऊंगी, ये आप रिवाइज कीजिए, जब फंडामेंटल राइट्स आएंगे तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, पहला जो फंडामेंटल राइट है दैट इज आर्टिकल 14 to 18। याद कीजिए 14 to 18, यहाँ पे 4 जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट इज आर्टिकल 23 से 24 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 है, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट दैट इज आर्टिकल 29 से 30 है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32 है, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में है। क्वेश्चन बन सकता है कितने फंडामेंटल राइट्स है, कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट बेसिकली प्रमोट क्या करते हैं, आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आइडिया को प्रमोट करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होगी बेसिकली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम मुकेश अंबानी की यहाँ पे बात करते हैं, उनके वोट वो भी क्या कर सकते हैं, एक ही वोट दे सकते हैं, उनकी भी जो वैल्यू हो वो एक वोट के ही है। अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला है या कोई काम करने वाला है तो उसके वोट की भी वैल्यू सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी का वोट है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा या ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो सेम ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो सेम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल के कानून के हिसाब से सब एक बराबर हैं, ठीक है। तो ये इजी होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करना। अब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जस्टिसेबल है इन नेचर में। जस्टिसेबल मींस इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप अपने कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, और कोर्ट वेरियस प्रोसीजर्स की वजह से, ठीक है, चाहे वो रिट्स हों, ठीक है, उसको लगा के आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपको इंसाफ दिलाएगा। तो ये जस्टिसेबल है इन नेचर में एंड इन्फोर्सेबल बाय the courts for their violation. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको बोल दिया कि हाँ फंडामेंटल राइट्स तो आपको कुछ भी करने की आज़ादी होगी, ऐसा नहीं है। और सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं आप पे लगाई जा सकती है कुछ भी कानून बना के। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको मिल गए तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी कर्टेड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये कोई सैक्रोसैंक्ट हो गया कि कोई पवित्र नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, वो जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो भगवान ने बोला है तो वो ही सत्य है, ठीक है। जो भगवान की बातें हैं वो सत्य हैं, उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम उनको बदल नहीं सकते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, इनको अमेंड किया जा सकता है। अगर नीड पड़े तो इनको कर्टेल किया जा सकता है, इनको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी होगी तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 20 और 21 पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से जो आर्टिकल्स है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे, तो वो हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि DPSP जो है वो नोवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो पार्ट 4 में DPSP दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको। और पार्ट 4 में देखो DPSP में कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है, तो ये कौन से पार्ट में आएंगे, पार्ट 4 में आएंगे, इसलिए आपको लर्न हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में थे, पार्ट 3 में थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो अगर हम DPSP की बात करें तो इनको हम 3
जो बेसिक कैटेगरीज हैं हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो जब हम DPSP पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अब तब तक के लिए आप याद रखिए कि इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, सो दे प्रमोट द आइडिया ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स किसका आइडिया प्रमोट करते थे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, वेयर एज द DPSP प्रमोट द आइडिया ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या हो गया बेसिकली कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की हम बात करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, या अडानी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना पैसा सब में बांट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और इसलिए ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मुझे कोई अपना पैसा नहीं दे रहा है, बिकॉज उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो इनको जो अचीव करना है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, इनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये जस्टिसेबल नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं ज़्यादा तौर पे। ठीक है, तो DPSP प्रमोट द आइडिया ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और दे आर नॉन जस्टिसेबल। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ठीक है, तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हम अपने नेशन की तरफ वो करते हैं, या उनको हमें अपने नेशन के लिए उनको ड्यूटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐड की गई थी ड्यूरिंग द इंटरनल एमरजेंसी जो कि 1975 से 77 तक चली थी, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व करती हैं एज ए रिमाइंडर टू सिटीजन दैट विल एंजॉय देयर राइट। ठीक है, अपने राइट्स को एंजॉय करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे सभी लोग। ठीक है, और ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, तो इनको अगर वायलेट होती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है दैट इज़ ए सेकुलर स्टेट, जिसका अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडियन स्टैट्स फॉर सेकुलर स्टेट, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, मगर ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है रादर दैन द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। देखो नेगेटिव में क्या हो गया कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। मगर इंडिया में क्या है, ये सारे के सारे रिलीजन्स को मानते हैं, सब रिलीजन्स को प्रमोट करते हैं और सबको इक्वल रिस्पेक्ट और जो प्यार है वो देते हैं। इंडिया में ऐसा है कि सब जो जितने भी रिलीजन हैं उनको प्रमोट करेंगे, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। इंडिया स्टेट्स फॉर सेकुलर स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, उसका अपना कोई धर्म नहीं है एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, अपना कोई ऑफिशियल उसका रिलीजन नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all the religions or protecting all religions equally। ठीक है, सबको एक समान अधिकार देंगे और सबका जो जितने भी उनके जो रिलेटेड जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, सो मतलब कि सब लोग वोट देंगे, सब लोगों का वोट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस दी जाएगी, नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। सब सिटीज़न जो हैं जो 18 साल के हैं और ज़्यादा उम्र के हैं उनको राइट टू वोट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी एंड वेल्थ। कि ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो वोट कर सकते हो और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते। किसी भी जगह पे, कास्ट पे, रेस पे, रिलीजन पे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर पर्सन के वोट वैल्यू जो है वो एक वोट ही होगा। ठीक है, जो 18 और 18 के प्लस लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, वोटिंग एज जो है हमारी पहले 18 साल हुआ करती थी, 18 साल नहीं हुआ करती थी, पहले 21 साल हुआ करती थी, अब फिर वो उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। द वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 में। कब हुई थी? 1989 में बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1988। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ये कब रिड्यूस हुई थी। ठीक है, तो एक और फीचर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट फीचर आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अमेरिका की तरह यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। ऑल सिटीजन को इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट कि आप कौन से स्टेट में बॉर्न हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को इक्वल पॉलिटिकल सिविल राइट मिलेंगे और सबको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, दैट इज़ इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का भी प्रोविज़न है। ठीक है, जो
जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो ना ही ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में आता है और ना ही हमारे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है, मतलब उसके अंडर ये वर्क नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया। ये इंश्योर कराता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट को, जो इलेक्शन होती है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट लेजिस्लेशन में जो होती है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब आते हैं बात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ये अकाउंट्स ऑफ द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करना, उनका जो सारा का सारा चीज़ें देखना, और एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्सन, कमेंट ऑन द लीगलिटी एंड प्रॉपराइटरी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है और जो लोगों का पैसा है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब को देखता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी की हम बात करते हैं तो ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडियन सर्विस, ठीक है, हायर सेंट्रल सर्विस एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर्स पे, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करती है और कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशंस हैं उनको कंडक्ट करती है और ये गवर्नर को क्या करती है? एडवाइस करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर दैट इज़ एमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एमरजेंसी प्रोविजन भी है टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जिसकी अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी लागू कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एनवेजेज 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी, 3 टाइप की एमरजेंसी प्रोवाइड की गई है। नेशनल एमरजेंसी, पहली ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्मड रेबेलियन, ठीक है। अगर कोई वार हो रही है, जो कोई बाहर का कोई हम पे अटैक करना चाह रहा है, ठीक है, बाहर की कोई प्रॉब्लम है, बाहरली कंट्री की कोई प्रॉब्लम है, या आर्म्ड रेबेलियन है, हमारी कंट्री की जो आर्मी है उसने ही विद्रोह कर दिया है, तो उस दौरान क्या होगा? नेशनल एमरजेंसी लागू होगी, ठीक है। वार पे, एक्सटर्नल एग्रीगेशन पे और एग्रेशन पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे और आर्म्ड रेबेलियन के दौरान कौन सी एमरजेंसी लागू होगी? दैट इज़ नेशनल एमरजेंसी। बी हो जाएगा हमारा स्टेट एमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल भी हम जिसको बोलते हैं। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है कि अगर जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो अच्छे से नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप रहते हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ कितनी बारी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ना। और फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर आर्टिकल 365 की अगर स्टेट जो है वो सेंटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है तो भी स्टेट एमरजेंसी को लागू किया जाएगा अंडर आर्टिकल 365। नेक्स्ट आती है हमारी फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360 ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे कोई थ्रेट आ रहा है तो फाइनेंशियल एमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, ठीक है। अब ये यूनिटरी फीचर है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर में आ जाएगा, ठीक है। जो यूनिटरी फीचर है वो पावर में आ जाएगा, सारा का सारा कंट्रोल एमरजेंसी के दौरान क्या आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा और सेंटर मोस्ट पावरफुल बन जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, की जो स्टेट है उसकी अपनी कोई पावर नहीं रहेगी उस समय, सारे के सारे वो स्टेट सेंटर के अंडर आ जाएंगे। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने डिवीजन की हुई थी पावर्स को उसको यूनिटरी वन में कन्वर्ट कर देगा ड्यूरिंग एमरजेंसी विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट, बिना किसी अमेंडमेंट को किए हुए, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होना कि फेडरल सिस्टम से डायरेक्टली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाना, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया का। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 टाइप गवर्नमेंट, ठीक है। 3 टाइप की गवर्नमेंट एक स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है और लोकल लेवल पे है, ठीक है। तो एक 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 2 ही लेवल पे जो हमारी जो है वो गवर्नमेंट चलती थी, दैट इज स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। मगर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो 1992 में, उन्होंने 3 टाइप ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट करी, दैट इज लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड ऐसा पाया नहीं जाता है, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सॉरी, तो किसी
किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल वर्ड जो है वो नहीं पाया जाता है। 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट भी है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो कि मैं आपको पंचायती राज एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया था, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत बाय एडिंग न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9 एंड ए न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 11। ठीक है, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 इसने ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जहाँ पे पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली थी। अब नेक्स्ट आती है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1992। तो इसने किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था। ठीक है, संविधान की एक पहचान दी थी म्यूनसिपैलिटीज़ को। अर्बन लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, हर ग्राम लेवल पे क्या होती है, पंचायत होती है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, तो इसने एक न्यू पार्ट ऐड किया था, पार्ट 9A एंड द न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 12। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट फीचर इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। सो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में हुआ, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग लाया गया। ठीक है, तो इसने 3 चेंजेस लाई। क्या क्या 3 चेंजेस थी बेसिकली? इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हो, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया और अब ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 19 डील करता है विद द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो सेकेंड चेंज क्या की इसने, इंक्लूडेड ए न्यू DPSP। ठीक है, एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्होंने इंक्लूड किया ऑन प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B। ठीक है, तो थर्ड चेंज थी, एडिड ए न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ इंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आर्टिकल 243ZH to 243ZT तक है। ठीक है, तो ये ऐसा सच आपने लर्न नहीं करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड भी एक हमारा दिया हुआ है प्रोविज़न। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। सो इस तरह से आप खुशियाँ बांटते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और एडवांस में आपको हैप्पी रक्षाबंधन।